बच्चों हम हमारी पुस्तिका का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विविधता की समझ। और इस अध्याय के तहत हम 3 भाग पढ़ चुके हैं और 3 भागों के अंतर्गत हमने विविधता क्या होती है, हमारे देश में विविधता किस प्रकार से जन्म हुई, यानी कि किस तरीके से हमारे देश में इतनी सारी विविधताओं का विकास हुआ, ये हमने जाना। इन विविधताओं को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत हमने मिश्रित संस्कृति का, भौगोलिक क्षेत्रों का और ऐतिहासिक जो लोग हमारे देश में आए उनके बारे में अध्ययन किया। साथ ही हमने लद्दाख क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया कि लद्दाख में लोग किस प्रकार से रहते हैं, उनकी जीवन शैली, उनका आमदनी का तरीका, व्यापार करने का तरीका क्या है और लद्दाख में कौन कौन से विदेशी लोग आए जिससे वहाँ की संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो हमारा भाग 4 है बच्चों वो केरल राज्य से संबंधित है, यानी विविधता के अंतर्गत हम केरल क्षेत्र की बात करेंगे कि केरल क्षेत्र में किस प्रकार से जीवन शैली का तरीका प्रचलित है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम केरल की भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं, यानी कि केरल कहाँ पर स्थित है और उसका वातावरण कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र किस प्रकार का है, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले केरल का जो मानचित्र है वो देख सकते हैं। हमारे केरल का मानचित्र हमारे भारत के इस मानचित्र के तहत बिल्कुल दक्षिण में है। ये हमारे जब भी हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं बच्चों तो उस अध्ययन के अंदर हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, ठीक है, और इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। ये हमारी दिशाएं होती हैं। जब भी हम मानचित्र में दिशाओं का अध्ययन करते हैं तो उत्तर में हमने देखा लद्दाख स्थित है। हमने बात की थी कि यहाँ पर लद्दाख है तो हमने उसका अध्ययन कर लिया है। आज हम केरल की बात करेंगे और केरल यहाँ पर स्थित है, मतलब दक्षिण में और पश्चिम में, यानी कि इस दिशा में स्थित है, तो जिसको हम कहेंगे कि केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित है, ठीक है। तो ये केरल का एक भौगोलिक आपको स्थिति का पता हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा मानचित्र है तो मानचित्र के इस तरफ यहाँ पर जल, ये समुद्र है। हमने देखा था कि हमारे देश के इधर दोनों तरफ यहाँ पे और इधर दोनों तरफ क्या है, समुद्र है। समुद्र कौन कौन से हैं, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो केरल का ये जो भाग है इधर तो कैसा भाग है, जलीय भाग है, यानी कि पूरा जल फैला हुआ है, समुद्र फैला हुआ है। और बच्चों आपको ध्यान हो तो केरल के इधर जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में पर्वत है, एक पहाड़ी है, पर्वतीय क्षेत्र है, पूरी पर्वतमाला फैली हुई है, अन्नामलाई पर्वत कहा जाता है इसको। तो ये केरल एक तरफ तो पर्वत के बीच में है और एक तरफ समुद्र, यानी कि केरल समुद्र और पर्वत के बीच में बसा हुआ एक क्षेत्र है बच्चों। इस भौगोलिक स्थिति का केरल के वासी हैं उनके जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसके तहत बच्चों हम भौगोलिक स्थिति में एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है केरल और यह एक तरफ समुद्र से घिरा है, वह एक तरफ ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों में विभिन्न प्रकार के मसाले उगते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारे मसाले इस अन्नामलाई की जो ये पहाड़ी है इसमें उगते हैं। इनका व्यापार किया जाता है बच्चों इन मसालों का केरल में, और इन मसालों के कारण और साथ ही समुद्री जल होने के कारण, समुद्री जल होने का कारण क्या है कि भाई यहाँ पर बहुत सारी नावें चलती हैं, बहुत सारे जहाज चल सकते हैं, इसलिए परिवहन अच्छे तरीके से होता है। जलीय परिवहन, जल के अंदर नावें चलाई जा सकती है, जहाज चलाए जा सकते हैं और इन जहाज़ों के माध्यम से जो भी सामग्री होती है एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाई जा सकती है। तो ये 2 ऐसे कारण थे बच्चों जिनके कारण केरल में बहुत सारे विदेशी लोग व्यापार करने के लिए आए। कौन कौन से कारण, पहले तो यहाँ मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं, दूसरे यहाँ पर जल का परिवहन बहुत अच्छा है। तो इन दोनों कारणों के कारण विदेशी व्यापारी यहाँ पर केरल में बहुत सारे विदेशी व्यापारी आए जिन्होंने केरल में व्यापार किया और भारत की जो भी संस्कृति थी उसके ऊपर भी उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। साथ ही भारतीय संस्कृति के बारे में भी वो अपने देश में बातें लेके गए, यानी कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी विदेशों के अंतर्गत हुआ, ठीक है। मसालों के कारण व जल परिवहन की उचित व्यवस्था के कारण यह राज्य प्राचीन समय से व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र रहा है।
विदेशियों का आगमन और धर्म। अब हम ये देखते हैं कि केरल में कौन कौन से विदेशी आए, व्यापार करने के लिए आए, धर्म प्रचार के लिए आए, यात्रा करने के लिए आए। तो वो कौन कौन से व्यापारी और कौन कौन से ऐसे विदेशी थे जो केरल के अंतर्गत आए और उनका क्या उद्देश्य था यहाँ पर, और उनके आने से केरल के क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम कि केरल में सबसे पहले अरबी लोग और यहूदी लोग आए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि केरल में सबसे पहले कौन आए थे, कौन विदेशी आए थे। तो सबसे पहले अरबी और यहूदी आए थे। वो क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, यानी कि ये व्यापारी थे, अरबी और यहूदी। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। अब हम बात कर लेते हैं धर्म प्रचारकों की, यानी भारत के अंदर, केरल के अंदर धर्म प्रचारक भी आए और इन धर्म प्रचारकों में माना जाता है कि 2000 साल पहले ईसा मसीह कौन से धर्म से संबंधित है बच्चों? ईसाई धर्म से, यानी कि ईसा मसीह को ईसाई धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ईसाई धर्म का जन्म देने वाला ईसा मसीह को माना जाता है। तो ईसा मसीह के एक धर्म प्रचारक थे, एक धर्मदूत थे जो अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न देशों में घूमा करते थे। ठीक है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और उनका नाम क्या था? संत थॉमस। क्या नाम था उनका? संत थॉमस। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत थॉमस की एक तस्वीर है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे ईसाई धर्म के क्रॉस का एक चिन्ह बना हुआ है। तो ये जो संत थॉमस थे ये विभिन्न देशों में जाते थे और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करते थे। तो ये भी हमारे देश में आए। कहाँ पर आए? केरल में। कब आए? लगभग 2000 वर्ष पहले। तो इससे हम क्या समझते हैं कि केरल में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। किसके माध्यम से किया गया? संत थॉमस के माध्यम से। तो ये बात भी आती है कि बच्चों हमारे भारत देश में पहले ईसाई धर्म नहीं था। तो सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? संत थॉमस ने। तो इसलिए इनको हमारे देश में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है कि ईसाई धर्म कौन लेके आया भारत में? संत थॉमस लेके आए। तो इसलिए इनको ईसाई धर्म का लाने का श्रेय दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों अरब व्यापारी की। तो अरब व्यापारी जब हमारे देश में आए उस दौरान एक यात्री भी आया। यात्री का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अलग अलग देशों में जाकर यात्रा करता है, वहाँ की संस्कृति को देखना किसी को अच्छा लगता है कि किस प्रकार से कोई देश बसा हुआ है, उसकी जीवन शैली क्या है, वहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। ये देखने के लिए जब कोई व्यक्ति जाता है दूसरे देशों में तो उसे यात्री कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में भी एक ऐसा यात्री आया जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। ये जो इब्न बतूता आया बच्चों, इसने जब यात्रा की हमारे देश की तो इसने एक पुस्तिका लिखी जिसको इसका यात्रा वृतांत कहा जाता है। यानी कि यात्रा में जो भी चीजें ये देख रहा था वो साथ साथ में लिखता भी जा रहा था। इसको यात्रा वृतांत कहते हैं। और इब्न बतूता ने केरल के बारे में अपनी यात्रा वृतांत में भी लिखा है। उसने क्या लिखा कि केरल में जो मुस्लिम समाज है उनके जीवन शैली कैसी है उसके बारे में इसने अपने यात्रा वृतांत में लिखा। और इसमें उसने लिखा कि जो मुस्लिम लोग हैं वो केरल में बहुत ही अच्छे प्रकार से रहते हैं। उनका जीवन का विश्लेषण लिखते हुए उसने यह माना कि मुसलमानों के साथ में बहुत इज्जत के साथ वहाँ लोग रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ में वहाँ के लोग रहते हैं। ये बात किसने लिखी? इब्न बतूता ने। किसमें लिखी? अपने यात्रा वृतांत में। तो बच्चों इस प्रकार से हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं विदेशी लोग वो केरल में आए। कुछ लोग व्यापार करने के लिए आए, कुछ लोग धर्म प्रचार के लिए आए, कुछ लोग यात्री बनकर आए। और इसमें बच्चों हमारे देश में एक बहुत ही जो बात हुई थी कि हमारे देश में धीरे धीरे अंग्रेज लोग भी आकर बस गए थे व्यापार करने के लिए। यूरोप के देश भी आ गए थे। तो बच्चों ये यूरोप के देश हमारे देश में कब आए? जब पुर्तगाली लोगों ने सबसे पहले हमारे देश के रास्ते को खोजा। रास्ते को कैसे खोजा? यानी कि समुद्री तरीके से वो लोग हमारे देश में आए पुर्तगाली लोग, और उससे ही हमारे देश के रास्ते का पता चला। यूरोप से और भारत आने के रास्ते का, समुद्री रास्ते का पता चला। तो वह कौन था जो हमारे देश में सबसे पहले आया पुर्तगाल से? तो वह पुर्तगाली था बच्चों वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। यहाँ पर आप वास्को डिगामा का चित्र देख सकते हो।
यह है वास्को डिगामा यूरोप से आया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूरोप कहाँ है, ये देखो ये वाला क्षेत्र यूरोप महाद्वीप का है और ये रहा पुर्तगाल। ठीक है, ये पुर्तगाली जो था ये समुद्र के रास्ते, ये समुद्र है और ये हमारे केरल में आया। ये आपको केरल का, यहाँ पे केरल है भारत के दक्षिण में और केरल का एक तट है कालीकट तट। क्या है? कालीकट तट। उस कालीकट तट के ऊपर ये पुर्तगाली सबसे पहले आया जिसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। तो इस तरीके से सबसे पहले वास्को डिगामा ने भारत के जो समुद्री रास्ता था उसकी खोज की। तो हम देख सकते हैं कि यूरोप से भारत तक जो समुद्री रास्ता खोजा गया किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली में कौन सा पुर्तगाली का नाम लिखोगे? वास्को डिगामा। ठीक है, ये बात हो गई विदेशियों की। अब ये विदेशी लोग भारत में आए, यहाँ पर उन्होंने व्यापार किया। व्यापार के साथ साथ में भारत की संस्कृति से उनका परिचय हुआ, यहाँ के लोगों की भाषा से, वेशभूषा से, खान पान से परिचय हुआ। तो उन लोगों ने यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। ठीक है, अपनाने के बाद में जब वो अपने देश में गए तो भारत की संस्कृति को भी अपने साथ लेके गए। साथ ही वो लोग भी तो एक संस्कृति रखते थे, यानी कि उनका भी एक तरीका था, वो तरीका भारतीयों ने अपना लिया। तो इस तरीके से विदेशी लोगों का और भारतीय लोगों की जो संस्कृति थी उसका आदान प्रदान हो गया और इससे भी हमारे देश में विविधताओं का निर्माण हुआ। तो बच्चों इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो धर्म है ये भी हमारे काफ़ी धर्म ऐसे हैं जो विदेशी हमारे देश में लेके आए थे। जैसे हमने बात की केरल के अंदर कौन सा धर्म विदेशी लेके आए थे? ईसाई धर्म। इससे पहले हमारे देश में ईसाई धर्म नहीं था। तो इसलिए केरल में बहुत सारे धर्मों का प्रभाव पड़ा, क्योंकि केरल में भी बहुत सारे विदेशी आए थे तो वहाँ पर बहुत सारे धर्म के अनुयायी हो गए। धीरे धीरे भारत में भी काफ़ी धर्मों का लोग रहने लगे, काफ़ी धर्मों को मानने लगे, जिसमें यहूदी, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, ये कुछ धर्म हैं जो केरल के लोगों ने इन धर्मों को अपना लिया और हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग धीरे धीरे बढ़ते गए और हमारा देश एक क्या हो गया? बहुत सारे धर्मों वाला देश हो गया और इस तरीके से हमारे पूरे देश के अंदर विविधताओं का धीरे धीरे विकास होता रहा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, केरल के अंदर चीनी लोग भी आए थे, चीन से। चीनी लोग का मतलब चीन से। आप जब मानचित्र देखेंगे तो चीन हमारे बिल्कुल उत्तर में है हमारे मानचित्र के और केरल हमारे बिल्कुल दक्षिण में है। तो ये आप सोचो कि उस समय में चीन के लोग किस तरीके से केरल तक पहुंचे होंगे, यानी बहुत लंबी दूरी हो गई। लेकिन फिर भी ये कुछ प्रमाण मिलते हैं कि केरल में चीन के लोग आए थे। वो प्रमाण क्या मिलते हैं बच्चों? सबसे पहला प्रमाण मिलता है मछली पकड़ने का जाल। मछली पकड़ने का जो जाल है बच्चों वो चीन में भी हूबहू पाया जाता है और वही जाल हमारे केरल में भी है, जिसको चीना वाला कहा जाता है। इस जाल को, ये रहा, आप देख सकते हो, ये मछली पकड़ने का जाल है, ये चीना वाला जाल है जो कि चीन का है। इसका क्या नाम है? चीना वाला। इसके नाम के आगे आप चीन देख सकते हो। तो ये जो जाल है ये केरल में अभी भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर चीन के लोग आए थे। दूसरा प्रमाण हम देख सकते हैं, तलने के लिए जो उपयोग में लिए जाने वाले बर्तन थे जिसको चीना पट्टी के बर्तन कहा जाता था, वह चीना पट्टी के बर्तन भी केरल में उपयोग में लिए जाते हैं। तो इन दोनों ही जो चीज़ों के आगे चीन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इन सब चीज़ों की उत्पत्ति कहाँ हुई? चीन में हुई। तो चीन के लोग जब भारत में आए, केरल में आए, तो वो अपने साथ में अपनी सामग्री भी लेके आए और वो यहीं पर उस सामग्री को छोड़ गए। ठीक है, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि केरल में चीन के लोग भी आए थे। ठीक है, तो इससे धीरे धीरे केरल की जो संस्कृति थी उसमें बदलाव हुआ। अब हम देख लेते हैं कि केरल में खान पान किस प्रकार का खाया जाता है। तो यहाँ पे मछली ज़्यादा खाई जाती है। मछली ज़्यादा क्यों खाई जाती है? क्योंकि हम जानते हैं कि केरल समुद्री तट के किनारे पे है, तो वहाँ पर मछली ज़्यादा होती है। साथ में सब्जी और चावल खाए जाते हैं। चावल इसलिए ज़्यादा खाए जाते हैं कि बच्चों केरल के अंदर जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, बहुत ही पानी वाली होती है, इसलिए यहाँ पर चावल का उत्पादन अधिक होता है, यानी कि चावल की खेती अधिक की जाती है। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो मछली और चावल का उपयोग ज़्यादा करते हैं खाने के लिए। तो इससे आप समझ गए होंगे कि किसी भी भौगोलिक स्थिति का उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है ना। अब हम इसके
एक चीज और देख लेते बच्चे, त्योहार यहाँ पर एक ओणम मनाया जाता है। ओणम एक त्योहार है जो केरल का प्रसिद्ध उत्सव माना जाता है, ओणम। और इस ओणम की एक विशेषता है कि यहाँ पर नाव की प्रतियोगिता की जाती है और यह प्रतियोगिता पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, केरल की नाव की प्रतियोगिता। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नाव की प्रतियोगिता में लोग एक नाव पर बैठे हुए हैं, ऐसी बहुत सारी नावें होती हैं और वह समुद्र के अंदर दौड़ लगाती हैं और उसमें जो विजयी होता है, तो ये प्रतियोगिता रखी जाती है कहाँ पर? केरल में। कब रखी जाती है? ओणम पे। तो ये कुछ ऐसे सांस्कृतिक यहाँ पर चीजें हैं जो उसके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर प्रभाव डालती हैं। भौगोलिक, देखो प्रतियोगिता भी भौगोलिक क्षेत्र पे कैसे प्रभाव है भाई, क्योंकि यहाँ पर समुद्र है, इसीलिए यहाँ पर नाव की प्रतियोगिता ज्यादा की जाती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पूरा जो यहाँ का भूगोल, साथ साथ में यहाँ की जो जलवायु है, उसका प्रभाव भी केरल की संस्कृति पे पड़ता है। ठीक है, साथ साथ में केरल की संस्कृति पे और किस चीजों का प्रभाव पड़ा है? विदेशों का भी प्रभाव पड़ा है। तो ये दोनों उदाहरण बच्चों हमने देखे, लद्दाख का और केरल का। इन दोनों उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में इतनी सारी विविधताएं कैसे पनपी। इसमें विदेशों का भी हाथ है, इसमें हमारे भौगोलिक स्थिति का भी हाथ है, इसमें हमारे देश की जलवायु का भी हाथ है, साथ ही हमारे लोगों के आपस में मिलजुल कर रहने का भी इसमें हाथ है। इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे देश में विविधताओं को जन्म देती हैं। ठीक है बच्चों, ये भाग हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। अगले भाग में हम देखेंगे कि हमारे देश में जो संविधान है उसमें भी विविधताओं का जिक्र किया गया है और उसके तहत कौन कौन से ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो हमारे देश की विविधता को एक बनाकर रखते हैं। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।